ईशा बहू, तूने मुझे अभी तक चाय नहीं दी। लाई माँ जी। ईशा बहू, मेरा आज का अखबार कहाँ है? लाई पिताजी। ईशा, मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दो यार। बस 2 मिनट में कर रही हूँ नीलेश जी। ये है ईशा और उसका ससुराल। ईशा अपनी सास कल्याणी, ससुर सुरेश और पति नीलेश के साथ रहती है। वो अकेले ही सारा घर संभालती है और साथ ही जॉब भी करती है। इस वजह से ईशा के ऊपर दोहरे काम का बोझ होता है। वो दिन भर काम में लगी रहती। कल्याणी की बहू घर में सबका ध्यान रखती है, लेकिन उसका ध्यान कोई नहीं रखता। एक दिन कल्याणी अपनी बहू से कहती है, बहू, तू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई? जी माँ जी, बस निकल ही रही हूँ। बहू, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तू धोकर ही चली जाती तो ठीक रहता। माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं छुट्टी वाले दिन धो दूँगी। बहू, छुट्टी तो 3-4 दिन बाद होगी, तब तक तो और भी ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। एक काम कर, धोकर चली जा। ऑफिस में तुझे कौन सा कोई काम रहता होगा, फ्री ही तो होती होगी ना वहाँ पर। माँ जी, ऑफिस में बहुत काम होता है, मैं ऑफिस से आकर कपड़े धो लूँगी। ईशा ये बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाती है और शाम को घर आते ही कपड़े धोने बैठ जाती है। कपड़े धोने के बाद वो किचन की सफाई करती है और बाद में सबके लिए खाना बनाती है। तभी कल्याणी कहती है, क्या कर रही हो बहू? खाना बना रही हूँ माँ जी, बस बन ही गया। तूने बस सब्जी बनाई है, दाल भी बना ले बहू। तुझे पता है ना, तेरे ससुर जी को रात में बस दाल ही पसंद है। ईशा अपनी सास की बात सुनकर दाल भी बना देती है। थोड़ी देर बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। ईशा भी अपने कमरे में जा रही होती है कि तभी उसकी सास कहती है, बहू, सोने जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, सोने जा रही हूँ। आपको कुछ काम था क्या? अरे भला मुझे क्या काम होगा तुझसे। मैं तो ये बोल रही थी कि रात को गंदे बर्तन रखे रहना ठीक नहीं है। अरे धो देना सारे बर्तन। सुबह तू सबका नाश्ता बनाएगी तो तुझे ही परेशानी होगी। लेकिन माँ जी, मैं थक गई हूँ, अब हिम्मत नहीं है, सुबह जल्दी उठकर धो दूँगी। अरे बहू, ऐसे भी क्या हल चला लिया तूने जो तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आजकल की पीढ़ी को जितनी छूट मिली है उतना ही तुम लोगों से काम नहीं होता। हमारे ज़माने में कोई भी सुख सुविधा नहीं थी, फिर भी हम हाथ से ही घर का सारा काम करते थे। लेकिन माँ जी। अरे छोड़ बहू, तू लेकिन वैकिन। ससुराल में रहने का और काम करने का सलीका होता है। पर लगता है तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुझे। कल्याणी ने ईशा को खूब सुनाया। उसके बाद ईशा को बर्तन धोकर ही सोना पड़ा। ऐसे ही कल्याणी अपनी बहू से बहुत काम करवाती थी। एक दिन ईशा के ऑफिस की छुट्टी थी तो कल्याणी ने उससे कहा, बहू, आज तो तेरी छुट्टी है, तो क्या करने का इरादा है? माँ जी, कई महीने हो गए नीलेश जी और मैं कहीं बाहर घूमने नहीं गए, तो उनके साथ बाहर घूमने जाऊंगी। बहू, जिस दिन भी तेरी छुट्टी होती है तू सैर सपाटे के बारे में ही सोचने लग जाती है। घर इतना गंदा पड़ा है, चारों तरफ जाले लगे हैं। थोड़ा घर की साफ सफाई के बारे में भी सोच लिया कर। अगर अचानक कोई मेहमान आ गया तो क्या करेगी? लेकिन माँ जी, मैंने अभी 2 दिन पहले ही तो सारे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की है। बहू, काम का तो बड़ा हिसाब किताब रखती है तू। कल ये काम किया था, आज वो काम किया है। हमने कभी तुम्हारी तरह नहीं किया। अगर हम ऐसा करते ना तो हमारी सास तो हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती। सारे घर का काम अकेले करती थी मैं, अकेले। मजाल है जो कभी अपनी सास के आगे कुछ बोला हो। कल्याणी ईशा को फिर से सुनाने लगती है। अब ईशा दोबारा से घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और ईशा को ऐसे ही अपनी सास की बातें सुननी पड़ती है। वो हर रोज़ काम करते थक जाती। एक दिन उसने कहा, माँ जी, मैं घर का काम करते करते थक जाती हूँ। सुबह घर का काम करती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ, फिर ऑफिस से आकर घर के कामों में लग जाती हूँ। लो जी लो, ये महारानी थक जाती है। आजकल की लड़कियां छुई मुई सी हो गई है। बहुत जैसे ढंग से तुम काम कर रही हो ना, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। माँ, मैं सारे घर का काम करती हूँ, थक जाती हूँ, फिर भी आप मुझे बातें सुनाती हो। हाय 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 बहू, ऊपर वाले से डर। अरे क्यों झूठ बोल रही है? मैंने तुझे क्या बातें सुना दी? अरे मेरे जैसी सास तो ढूंढने से नहीं मिलेगी। सही कहा माँ जी,
आपके जैसी सास ढूंढने से नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी जैसी सास को कोई ढूंढे ही क्यों? बहू कुछ कहा क्या तूने? नहीं नहीं माँ जी, लगता है मेरा फ़ोन आ रहा है। ईशा अपना फ़ोन लेकर बाहर चली जाती है। वो फ़ोन उठाती है तो फ़ोन उसकी माँ का होता है। ईशा सारी बात अपनी माँ को बता देती है। बात सुनने के बाद उसकी माँ कहती है, बेटी थक जाती है तो कुछ हेल्दी खाना खाया कर, और ससुराल में तो काम करना ही पड़ेगा। बुढ़ापे में तेरे होते हुए तेरी सास काम करे, ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बेटा तूने मुझे भी तो देखा है, जब तुम सब छोटे थे तो मैं भी तो अकेले घर का सारा काम करती थी ना। ईशा को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि उसकी माँ भी उसकी परेशानी नहीं समझती है। अगले दिन ईशा ऑफिस जाती है तो बहुत परेशान होती है। तभी उसके ऑफिस में काम करने वाली उसकी सहेली रुचि उससे कहती है, क्या हुआ ईशा, परेशान लग रही हो? क्या बताऊँ रुचि, सारे घर का काम मैं अकेले ही करती हूँ, साथ साथ जॉब भी करती हूँ। घर जाकर बहुत थक जाती हूँ, ऊपर से सास बातें सुनाती है। ये सारी बातें तो छोड़, मेरी सगी माँ भी मेरी परेशानी नहीं समझ रही है। अरे तो तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? कोई नौकर रख लेना घर पर। मैंने भी नौकर रखा हुआ है। तू इतना कमाती है, अपनी कमाई से तू आराम से नौकर की सैलरी भी निकाल सकती है। अच्छा, तो तेरा नौकर क्या क्या करता है? देख, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन तो वही करता है, साथ साथ बाहर का सामान लाता है और खाना बनवाने में भी मदद करता है। कब घर का काम हो जाता है पता ही नहीं चलता, और मैं अपने खुद के लिए भी समय निकाल लेती हूँ। हाँ यार, बात तो ठीक कह रही है। चल आज ही मैं अपनी सास से बात करती हूँ। ईशा शाम को घर आती है और अपनी सास से नौकर के बारे में कहती है। कल्याणी ये सुनते ही बोलने लगी, अरे बहू कैसी बात कर रही हो तुम? इतने साल हो गए, पीढ़ियों से हमारे खानदान में कोई नौकर नहीं रहा। घर का काम घर की बहुएं ही करती आई हैं, और आजकल के नौकरों का क्या भरोसा, कहीं कुछ चुरा कर भाग गया तो? आजकल वैसे भी किसी पराये आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरह कल्याणी ने नौकरों की लंबी चौड़ी बुराइयों की लिस्ट ईशा को सुना दी। बेचारी बहू अपना सा मुंह लेकर रह गई। कुछ दिन बाद उनके घर में उसकी सास का भाई बलदेव आया। वो ईशा को इस तरह से घर का काम करते देख परेशान हो गया और उससे कहने लगा, बहू, जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ कि तुम दिन भर काम में लगी रहती हो। पैसे कमाने के लिए बाहर जॉब करती हो और आते ही घर के कामों में लग जाती हो। तुम थकती नहीं हो क्या? मामा जी बहुत थक जाती हूँ, लेकिन इस घर में कोई मेरी परेशानी नहीं समझता। मैंने नौकर रखने के लिए भी बोला तो माँ जी ने मना कर दिया। लेकिन बहू, इस तरह से काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। काम के चक्कर में अपनी सेहत के साथ तो समझौता मत करो। मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ मामा जी। अगर आपके पास कोई रास्ता है तो बताओ मुझे। मेरे पास इस बीमारी का इलाज है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी सास की अकल कैसे ठिकाने लगानी है। अब बलदेव ईशा का साथ देने का फैसला करता है और तुरंत अपनी बहन की सास मधुमती को फ़ोन करके बुला लेते हैं और अपनी बहन से कहते हैं, कल्याणी, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? जल्दी बताओ भाई, मेरे तो कान तरस गए हैं खुशखबरी सुनने के लिए। सोचा था बेटे की शादी करूंगी तो बहू खुशखबरी देगी, लेकिन बहू को ऑफिस से फुर्सत मिले तभी तो वो इस घर की जिम्मेदारी को समझे ना। अरे कल्याणी, बहू के अलावा तुम्हारे पास और कोई बात नहीं है क्या? मैं तो बस ये बता रहा था कि तुम्हारी सास आ रही है। मेरी बात हुई थी उनसे, और पता है वो तुम्हारे पास थोड़े दिन रुक कर जाएगी। क्या? माँ जी आ रही है? इतनी मनहूस खबर कितना खुश होकर सुना रहा है बेवकूफ़। माँ जी तो वैसे भी मुझे कामचोर समझती हैं, हर काम के लिए टोकती हैं। अब क्या करूँ मैं? कल्याणी, क्या हुआ? माँ जी का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत खुश हूँ मैं। बस एक बात तो बता भाई, कब तक रहेगी माँ जी यहाँ पर? कोई दिन तारीख बताई है या नहीं? कल्याणी की बात सुनकर उसका भाई मन ही मन हंसने लगा। अगले दिन कल्याणी की माँ घर पर आ जाती है। कल्याणी अपनी माँ को देखकर ज़्यादा खुश तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो फीकी सी मुस्कान के साथ बोलती है, कैसी हो माँ जी? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? तू तो कभी फ़ोन भी नहीं करती मुझे।
वो तो तेरे भाई ने मुझे बुला लिया, नहीं तो तू मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाना चाहती है। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत याद आती है आपकी। अब रहने दे, मुझे पता है तुझे मेरी याद कब आती है। चल अब जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। कल्याणी ईशा को चाय बनाने के लिए भेज देती है। जब मधुमती ईशा के हाथ की चाय पीती है तो वो चाय मुंह से निकालती हुए कहती है, कल्याणी, तेरी बहू ने ये क्या बनाकर पिला दिया? इसे चाय कहते हैं? जा तू मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर ला। माँ जी, मैं बना कर लाऊं? क्यों बनाकर नहीं ला सकती हैं? और अदरक ज़रूर डाल दियो। कल्याणी ने अपनी माँ के लिए चाय बनाई। इसी तरह से ईशा शाम को ऑफिस से आई तो उसने रोज़ की तरह सबके लिए खाना बनाया। मधुमती ने जैसे ही खाना खाया तो वो बोलने लगी, ईशा बहू, ये क्या बनाया है तूने? खाना कोई ऐसे बनाते हैं? इतना बेकार खाना मैं नहीं खा सकती। अरे तुझे खाना बनाना सीखना है तो मेरी कल्याणी से सीख। उसके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। कल्याणी, अब से तू खाना बनाएगी। तुझे पता है ना, मुझे बहुत कम लोगों के हाथ का खाना पसंद आता है। ये सुनते ही कल्याणी ऐसे चुप हो जाती है मानो उसे सांप सूंघ गया हो। लेकिन वो मधुमती की बात टाल भी तो नहीं सकती थी, इसलिए वो खाना बनाना शुरू कर देती है। इसी तरह से एक दिन ईशा कपड़े धो रही थी कि तभी वहाँ पर मधुमती आ गई और कल्याणी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगी, कल्याणी, कल्याणी। हाँ माँ जी, आपने बुलाया क्या? ये देख, तेरी बहू ने कैसे कपड़े धोए हैं। अरे वो जॉब करती है, सारे घर के काम अकेले करती है, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में उल्टे सीधे कपड़े धो रही है, हैं? ईशा, जा तू अपने कमरे में। इतने गंदे कपड़े मैं नहीं पहन सकती। ईशा अपने कमरे में चली जाती है। तब कल्याणी कहती है, ये क्या माँ जी, आपने ईशा को क्यों भेज दिया? अब ये कपड़े कौन धोएगा? तू धोएगी, और कौन धोएगा? लेकिन माँ जी, मैं कैसे? जैसे धोती थी वैसे ही। अरे जब ईशा नहीं थी इस घर में तब तू ही तो धोती थी ना। चल, शाबाश बेटा, जल्दी से धो ले। हाँ, अरे एकदम साफ सुथरे धोना। मधुमती उससे काम देखकर चली जाती है। कल्याणी बेमन से कपड़े धोने में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन मधुमती सुबह सुबह किचन में गई तो ईशा बर्तन धो रही थी। ईशा, तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना है ना दादी जी। तो तू बर्तन क्यों धो रही है? जाकर तैयार हो जा। दादी जी, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी तो कौन धोएगा? अभी बताती हूँ कौन धोएगा। मधुमती कल्याणी को आवाज़ लगाती है, कल्याणी, कल्याणी। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह सुबह क्यों आवाज़ लगा रही हो? देख देख, तेरी बहू कैसे बर्तन धो रही है। ना तो साबुन ही सही से लगा रही है, ना ही पानी से ठीक से धो रही है। ईशा बहू, क्यों कोई काम ढंग से नहीं करती? अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया है या नहीं? इसकी माँ ने तो उसे कुछ नहीं सिखाया, पर मैंने तो तुझे बहुत कुछ सिखाया है ना। चल, अब ये सारे बर्तन धो और आज के बाद तू ही सारे बर्तन धोएगी। लेकिन माँ जी, मैं क्यों बर्तन धोऊं? क्यों नहीं धोएगी तू ये बर्तन? अरे तेरे घर का काम है, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? और हाँ, बर्तन धोने के बाद घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर देना। सारे घर में जाले लटक रहे हैं। ईशा, तुम जाओ ऑफिस के लिए, देर हो रही है ना। कल्याणी ऐसा ही करती है। वो सारे घर के जाले हटा देती है, लेकिन पंखा साफ करते हुए वो बहुत ज़ोर से गिर जाती है। उसे चोट लग जाती है। हाय राम, गई मैं तो। कोई है क्या? मेरी मदद करो। कल्याणी की आवाज़ सुनकर सभी उसके पास जाकर उसे उठाते हैं, उसे कमरे में लेकर आते हैं। कल्याणी की कमर में काफ़ी चोट लग जाती है। वो झुंझला कर बोलती है, हाय, इतनी जोर से चोट लगी है। अरे पता नहीं था कि बुढ़ापे में भी शांति नहीं मिलेगी।
अरे ये माँ जी मुझे जिंदा नहीं रहने देगी, मार ही डालेगी। ये सुनकर कल्याणी की सास उसे कहती है, कल्याणी, तू भी तो अपनी बहू को मार रही है। और क्या ताने देती थी अपनी बहू को, हैं कि अपनी जवानी में तूने सारा काम अकेले किया है, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन ये बता, तो कमाने के लिए जाती थी क्या? तब इतना बड़ा घर था क्या? इतनी ज़्यादा ज़रूरतें थी क्या? नहीं ना, तो क्यों अपनी बहू के सामने अपनी तारीफों के पुल बांधती हो? कल्याणी, माँ जी ठीक कह रही हैं। तुम अपने अहम में इतनी अंधी हो गई हो कि अपनी बहू पर अत्याचार करने लगी हो। अरे मैंने कब अत्याचार किए? तू मेरा भाई होकर मेरे खिलाफ बोल रहा है। चुप कर, मुझे सब पता है। अपनी बहू को गुलामों की तरह रखती है, शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे समय के साथ हर चीज़ बदलती है। तेरी बहू इतनी मेहनत करती है, घर के काम के साथ साथ ऑफिस का भी काम करती है। तुझे तो हर चीज़ में इसकी मदद करनी चाहिए। इस तरह मधुमती लगातार कल्याणी को बातें सुना रही है और कल्याणी उसकी बातें चुपचाप सुन रही है। तुझसे एक नौकर नहीं रखा जा रहा। अरे मैं तो कहती हूँ एक नौकर घर में आ जाएगा तो घर का काम आसान हो जाएगा, बहू की थोड़ी मदद हो जाएगी, तो इसमें हर्जी क्या है? पर इसमें भी तू झुकने के लिए तैयार नहीं है। कल्याणी, तुझे खुश होना चाहिए कि इतनी काबिल लड़की मिली है तुझे, जिसने तुम्हारे घर को इतनी अच्छी तरह से संभाल रखा है। इसके बदले तुम इसकी थोड़ी तारीफ कर दोगी या थैंक यू बोल दोगी तो तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा। बस प्यार की भूखी होती है बहू, वो भी तुम्हारे घर में इससे नहीं मिल रहा। सब अपने अपने में लगे हुए हैं। मधुमती की बात सुनकर सभी को इस बात का एहसास हुआ कि वो सब सच में ईशा के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे थे। जब मधुमती चुप हो जाती है तो सुरेश बोलता है, आप सही कह रहे हो, हमने सच में बहू के साथ नौकरों की तरह बर्ताव किया। ईशा, हम माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें माफ़ कर दो। नहीं पापा जी, माफ़ी मांग कर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ईशा, मुझे भी माफ़ कर दो यार। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम जॉब के साथ साथ घर संभाल रही हो। उसके बाद भी मैं तुम पर हुक्म चलाता था, कभी लगा ही नहीं कि तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। मुझे भी तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए। ईशा, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरे घर को अपना घर समझने के लिए थैंक्स। आप लोगों ने इस तरह से बोल बोल कर मुझे इमोशनल कर दिया। इस तरह माँ जी ने कल्याणी को सबक सिखाया और ईशा की मदद की। अब ईशा घर के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। उसने जल्दी एक नौकर रख लिया और अपने करियर पर ध्यान देने लगी। प्रशांत और संध्या दोनों ही मुंबई में नौकरी करते थे। अच्छा हुआ संध्या, तुम पढ़ी लिखी हो, कम से कम मेरे साथ घर चलाने में मेरी मदद तो कर देती हो। हाँ, लेकिन तुम क्या करती हो? तुम कौन सा मेरे घर के कामों में मेरी मदद करती हो? अरे मेरी माँ ने तो कभी मुझसे एक प्लेट भी नहीं उठवाई, आंखों का तारा था मैं उनकी। हाँ हाँ, मेरी माँ ने तो मुझे रास्ते में बिठाकर पाला है ना। अच्छा, ये तो बताया नहीं तुमने कभी। बताया तो था, लेकिन हाँ, माँ ने घर का काम भी करवाया और पढ़ाया भी। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी माँ ने मुझे घर के काम नहीं सिखाए? अरे सिखाए भी क्यों, लड़का हूँ मैं। ये सुनकर संध्या हंसने लगती है। रहने दो इस बहस को। तुम्हें फिक्र है ना कि मैं तुम्हारा घर चलाने में मदद करती हूँ। प्लीज, तो फिर तुम भी घर के कामों में हेल्प कर दिया करो। अरे बाप रे, ठीक है, मैं कल ही तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर दूंगा। अच्छा, ये ऐप तो देखो, क्लास 6 to 12 के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और IIT, जी, नीट लेवल तक के सॉल्यूशन अवेलेबल है। बस करना क्या है, क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करो, क्वेश्चन को क्रॉप करो और 3 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब से कोई भी डाउट हो तो डाउट नट करो। अगले दिन, अरे आओ आओ संध्या, देखो तो कौन आया है। अरे ये कौन है? आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? बताया नहीं आपने। नहीं संध्या, ये हमारी हेल्पर है, घर के कामों में ये आंटी तुम्हारी मदद करेंगी। अरे लेकिन मुझे तो टाइम से ऑफिस जाना ज़रूरी होता है, फिर कैसे मैं मैनेज करूँगी?
अरे तू काहे को मैनेज करेगी, अपन है ना, सब संभाल लेगा। तू तो मस्ती से ऑफिस जा, पैसे कमा और अपन को दे। ठीक है, आइए मैं आपको काम बता दूं। संध्या आंटी को लेकर किचन में जाती है और उन्हें घर का सारा काम समझा देती है। अगले दिन, वाह प्रशांत, मज़ा आ गया, आज तो गर्मा गर्म खाना बिल्कुल प्लेट में। और क्या समझ रही थी तुम मुझे? मेरी माँ ने स्मार्ट वर्क सिखाया है, समझी? संध्या बोलती भी क्या। अगले दिन, आंटी आप बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरी ऑफिस में लोग काफ़ी तारीफ कर रहे थे। अपन का तो काम ही यही है ना बाबा। अच्छा ये लो लिस्ट, सामान घर में खत्म हो रहा है ना, लेकर आना। हाँ हाँ, लेकर आऊँगा आंटी। दोनों के दिन इसी तरह आराम से कट रहे थे। एक शाम, अच्छा संध्या बेटा, मैं जाती हूँ, खाना बना कर रख दिया है, और ये बिजली का बिल है, भर देना वरना बत्ती कट जाएगी। अब लाइए आंटी, मुझे दीजिए, ये मेरा काम है। ये बोलकर प्रशांत बिल ले लेता है। एक दिन प्रशांत की माँ का फ़ोन आता है। अरे प्रशांत, क्या हाल है बेटा? माँ को तो भूल ही गया। अरे कल ही तो बात हुई थी माँ। वैसे माँ, हम लोगों ने ना घर में एक हेल्पर रख ली है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा खाना बनाती है वो आंटी। मेरा तो पेट भी बाहर निकल आया है, कल से जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा, तो तेरी बीवी क्या करती है ऑफिस से आकर? उससे खाना ना बनाया जाता है? अरे माँ, वो भी तो थकती है ना, जैसे मैं थकता हूँ। और मुझे तो तूने काम करना सिखाया नहीं, वरना साथ में उसकी भी मदद कर देता। अब अकेले कितना काम करेगी वो? अरे जोरू का गुलाम, देखा नहीं था कैसे तेरे पापा सारे वक्त खाट तोड़ते थे और मैं चक्की पीसती थी। अरे वो कौन सा उठ कर आ जाते थे। तू तो शहर में रहता है, थोड़ा पैसा बचाया कर बेटा। तभी वहाँ संध्या आ जाती है। प्रशांत, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रशांत फ़ोन रख देता है। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे पिछले 2 महीने से हम लोगों के खर्चे कितने बढ़ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। अरे ये जो तुम मोटी हो रही हो ना, ऐसे ही नहीं हो रही हो। अरे मजाक छोड़ो प्रशांत। अच्छा ये बताओ, आज आंटी नहीं आई? नहीं आई होंगी, कोई बात नहीं मैडम, कभी खुद भी किचन का रुख कर लिया करो। संध्या किचन में जाती है तो दंग रह जाती है। प्रशांत, ये देखो तो पूरा किचन कितना गंदा है, और यहाँ तो राशन का कुछ भी सामान नहीं है। क्या बनाऊँ? न चावल है, न दाल, न आटा। अरे कैसी बात कर रही हो? अभी 10 दिन पहले ही तो मैं सामान लेकर आया हूँ। तभी आंटी आ जाती है। हाँ साहब, अपन बोलने ही वाला था कि राशन का पूरा सामान फिर से लाना होगा। अब आज क्या बनाएगी? आज ना आप बाहर से खा लेना और मेरा पगार दे दो। आज मेरे को गांव जाने का है, 4 दिन बाद आएगी मैं। हाँ, किसी तरह दोनों आंटी को पैसा देकर साथ बैठते हैं। इस बार तो बिजली का बिल भी बहुत आया है, 10 दिन में राशन ख़त्म, और अब जब देखो इनकी छुट्टी। यार मुझे तो लग रहा है कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी। अरे यार, फिर घर कैसे चलेगा? नहीं नहीं, इतनी अच्छी करियर है तुम्हारी, छोड़ने नहीं दूंगा मैं। अरे पर मुझसे घर का और बाहर का काम साथ साथ नहीं होता प्रशांत। चलो ठीक है, काम बांट लेते हैं, जैसे तुमने मेरा हाथ बटाया। चलो बताओ, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? बस फिर क्या था, दोनों मिलकर घर का काम करते, दोनों ऑफिस जाते, पैसे कमाते और खुशी से रहते। तुम सही कहती हो संध्या, अगर बेटियां बाहर जाकर पैसा कमा सकती है तो लड़के क्यों नहीं घर का काम कर सकते? दोस्तों, ये कहानी उन लोगों को समर्पित है जिन पर विदेश जाके जल्द से जल्द अमीर बनने की सनक सवार होती है। अरे भाई विनोद, सूट बूट क्या बात है, इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मेरी विदेश में नौकरी पक्की हो गई है। ओह, विदेश मतलब नेपाल ना? ओहो, अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम नेपाल जा रहे हो नौकरी करने। छोटे लोग, छोटी सोच। अरे मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, यहाँ से 10 गुना तनख्वाह पर। चलो हटो भी, मुझे देर हो रही है। ये सुनकर चेलाराम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अगले दिन चेलाराम की पत्नी आग में घी डालने का काम करती है। आप भी अपने दोस्त की तरह विदेश में नौकरी क्यों नहीं करते? लल्लू राम बन के कब तक यहाँ मामूली सी नौकरी करते रहोगे?
यहाँ की थोड़ी सी कमाई में मुझे हमारा तो कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। हाँ, तुम ठीक ही कहती हो। उसी शाम चेलाराम के पिताजी कहते हैं, क्या कहा, विदेश जाएगा? अरे तेरा बाप भी कभी विदेश गया था क्या? इसीलिए तो मैं जाना चाहता हूँ पिताजी। अरे नालायक, मैं अपनी जिंदगी में तेरे जैसे बहुत से नमूने देख चुका हूँ। तू लोगों की हवाई बातों में आकर कोई ऐसा फैसला मत कर देना कि बाद में तुझे ही पछताना पड़े। क्या पिताजी, आप भी पैसे वाला बनना है तो पैसे वालों के बीच रहना तो पड़ेगा ना। अपने देश में गरीबी के सिवा रखा ही क्या है। यहाँ तो लोग सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं, मुझे तो जिंदगी जीनी है। अरे बहू, अब तू ही समझा इस नालायक को। अब बाबूजी, इन्होंने विदेश जाने का फैसला करके ठीक ही तो किया है। अरे आप बेकार में अपना सर खपा रहे हैं, ये दोनों मिले हुए हैं, समझा के कोई फायदा नहीं। थोड़ी देर बहस के बाद चेलाराम के पिताजी बेटे की जिद के आगे हार जाते हैं। जल्दी से विदेश चलने की तैयारी कर लीजिए और वहाँ जाकर ना मैं भी नौकरी कर लूँगी, फिर तो हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। इस तरह चेलाराम अपनी पत्नी और बेटे को लेकर विदेश चला जाता है। चेलाराम को एक कंपनी में किसी तरह नौकरी मिल जाती है। ये देखो कितना बड़ा घर है चेलाराम, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे ये अंग्रेज हिंदी कैसे बोल रहा है? अरे हिंदी चैनल है तो हिंदी ही बोलूंगा ना। बात तो तुमने सही कही, हमें घर पसंद है, बहुत पसंद है। हाँ, इस तरह चेलाराम अपने परिवार के साथ विदेश में रहने लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही चेलाराम का सच्चाई से सामना होने लगता है। घर के काम करने के लिए वो एक काम वाली बाई को बुलवाते हैं। हाँ तो रीटा बाई, तुमने सारा घर देख लिया ना, कल से तुम यहाँ काम पे आ जाना। अच्छा, तुम तनख्वाह कितनी लोगी? अब जो सबसे लेती हूँ वही आप भी दे देना, महीने के सिर्फ 20,000, 20,000 रुपए। बाप रे, 20,000 रुपए? दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इतने रुपए में तो हमारे इंडिया के मोहल्ले की सारी बाइयों को काम पर रखा जा सकता है। इसीलिए तो वो इंडिया है और ये अमेरिका। मैं तो महीने के 20,000 ही लूंगी, मंजूर हो तो यस बोलो। नहीं, माफ करना, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम जा सकती हो, हमें दूसरे खर्चे भी तो देखने हैं। इस तरह बच्चों को संभालने के साथ साथ घर के सारे काम गौरी को ही करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ कई कोशिशों के बावजूद भी गौरी की नौकरी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, सुनिए जी, पैसे दीजिए, बाजार से राशन ले आती हूँ, घर में कुछ भी नहीं है। अरे अभी 4 दिन पहले ही तो इस घर में राशन आया था। इतने पैसे तुम खाने पीने में खर्च करोगी तो कैसे गुजारा होगा? अरे तो मैं क्या करूं, ये अंग्रेज बड़े चालाक हैं, हर चीज पर मनमानी कीमत लगाकर बेचते हैं। यहाँ सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। अरे जो गन्ने अपने देश में 20 रुपए में मिल जाते हैं, यहाँ उन पर स्टिकर लगाकर ये लोग 200 रुपए में बेच रहे हैं। अब मजाक चल रहा है क्या? हाय राम, यहाँ तो हर तरफ लूट मची है। अरे बच्चों की पढ़ाई को ही ले लो, इतनी महंगी कि पूछो मत। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे यहाँ तो सड़क पर चलना भी मुश्किल है। आए दिन पुलिस मेरी गाड़ी का चालान काट देती है। इंडिया में तो 100 रुपये में बात बन जाती थी। तभी दरवाजे पर मकान मालिक हैरी आ जाता है। चलो राम, आज एक तारीख है, इस घर का किराया निकालो, पूरे 30,000, 30,000 रुपए। अरे हैरी, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे बीच तो इस मकान का किराया 25,000 तय हुआ था। अरे वाह, पानी बिजली मेंटेनेंस के पैसे क्या मेरे पिताजी भरेंगे? सीधी तरह 40,000 निकालो, वरना ये घर अभी के अभी खाली कर दो, समझे? पैसे देने के अलावा चेलाराम के पास और कोई रास्ता नहीं होता। आखिरकार उसे पैसे देने पड़ते हैं।
धीरे धीरे पैसों के अभाव में उनके घर का बजट बिगड़ता चला जाता है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उन्हें तरसना पड़ता है। बस बहुत हो गया, मैं तो इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। अरे यहाँ 10 गुना कमाई है तो क्या हुआ, खर्चे भी तो 20 गुना है। अपने देश में काम करके थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती थी, यहाँ तो उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। आप ठीक कहते हैं जी, अपना देश अपना होता है। कम कमाई ही सही, लेकिन अपने परिवार के साथ रहने का सुख तो मिलता है। इस तरह चेलाराम हिंदुस्तान वापस लौट आता है। चलो अच्छा हुआ, मेरा खोटा सिक्का वापस लौट आया।